about the next chapter of +1 physics, that is laws of motion. This is the third chapter of our physics students. तो इससे पहले we have discussed two chapters जिसके अंदर हमने वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, रेस्ट की सिचुएशन, मोशन की सिचुएशन, कुछ ग्राफिकल कॉन्सेप्ट, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, स्केलर, वेक्टर, ये सब कुछ हमने पीछे स्टडी कर लिया है. एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग दैट वी हैव स्टडीड अर्लियर इज रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स. तो 2 चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद वी आर नाउ डिस्कसिंग अबाउट द थर्ड वन, दैट इज लॉज ऑफ मोशन. बार बार कहती हूँ कि इफ यू हैव एनी डाउट इन द प्रीवियस चैप्टर, किसी भी वीडियो के अंदर आपको अगर कोई भी दिक्कत है, कहीं भी कोई प्रॉब्लम है, तो यू आर मोस्ट वेलकम. क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए हमारा शुरू करेंगे चैप्टर लॉज ऑफ मोशन. न्यूटन बाबा जो इस पूरे को कंसेप्ट को पकड़े हुए हैं. देखिए सर न्यूटन हैं, सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने लॉज ऑफ मोशन हमें प्रोवाइड किए हैं. आपने पहले भी इनके बारे में कुछ सुना हुआ है कि सर न्यूटन जब एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे तो मैंने एप्पल फॉल डाउनवर्ड, तो उन्होंने ये सोचा कि ये एप्पल नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों गया. इस टाइप से उन्होंने डिस्कशन करते हुए बहुत सारे लॉज की डेरिवेशंस की हैं और उनके लॉज कहीं भी फेल नहीं हुए एक्सेप्ट वन, दैट इज द वेव. जब हम वेव को स्टडी करेंगे तो वहां पे सर न्यूटन ने जो अपना लॉ एक्सप्लेन किया था वो फेलियर था. ठीक है स्टूडेंट्स? बट यहाँ टुडे वी विल डिस्कस अबाउट लॉज ऑफ मोशन. द फर्स्ट थिंग दैट वी विल डिस्कस इज फोर्स. प्रीवियस चैप्टर के अंदर वी वर नॉट इंक्लूडिंग द फैक्टर व्हिच इज द कॉज ऑफ मोशन. तो हमने उस फैक्टर को इंक्लूड नहीं किया था कि मोशन किस वजह से हो रही है, दैट वाज द यूनिट ऑफ काइनेमेटिक्स. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि मोशन किस वजह से हो रही है एंड द मेन थिंग दैट कॉजेज मोशन इज फोर्स. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, inertia and types of inertia. This will be the key points of our class. So without wasting our time, let's start about force. In our daily life, we observe force. कैसे? Suppose कीजिए कि मेरे सामने एक फुटबॉल पड़ी हुई है, मैं उसको किक करती हूँ, फोर्स अप्लाई करती हूँ और वो मोशन में आ जाती है. एक रोलिंग बॉल मेरे सामने आती है, फोर्स अप्लाई करके मैं उसको रोक देती हूँ. इसी तरह से वी आर मूविंग एट आवर साइकिल. मान लीजिए हम अपना साइकिल पे चल रहे हैं, स्ट्रेट पाथ पे चलते चलते हमें एक टर्न लेना है, तो वी अप्लाई ए फोर्स टू मूव द हैंडल्स ऑफ द बाइसाइकिल एंड वी टेक ए टर्न. सो वी कैन से ये जो एक्सटर्नल थिंग हमारे पास आ रही है, जो चलती हुई बॉडी को रोक रही है, रुकी हुई बॉडी को चला रही है, या बॉडी के डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर रही है और करने की कोशिश कर रही है, दैट एक्सटर्नल एजेंट इज नोन एज फोर्स. तो कैसे फोर्स को आप डिफाइन करेंगे? इट इज एन एक्सटर्नल पुश और पुल, दोनों ही हो सकते हैं. इट इज एन एक्सटर्नल पुश और पुल दैट क्या क्या कर सकता है? चेंजेज और ट्राई टू चेंज मोशन of a body, speed of a body, changes or try to stops or try to stop moving body. Third, changes or try to change direction of motion of a body. Direction of motion of a body. तो this is the definition of force कि force ये चीजें कर सकता है. वो एक्सटर्नल एजेंट जो चलती हुई बॉडी को रोक दे, रुकी हुई बॉडी को चला दे, या मूविंग बॉडी जो है उसका डायरेक्शन ऑफ मोशन को चेंज कर दे, दैट एक्सटर्नल एजेंट इज नोन एज फोर्स. क्या क्या इफेक्ट्स हम हमारे डेली लाइफ में फोर्स के देखते हैं? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स इसी बेस के ऊपर क्या क्या कह सकते हैं? व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स? फर्स्ट इज इट कैन चेंज शेप ऑफ ए बॉडी. एक बॉडी की शेप चेंज की जा सकती है. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक इलास्टिक बैंड है, रबर बैंड है, वी आर स्ट्रेचिंग इट. कैसे स्ट्रेच कर पा रहे हैं? बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड द रबर बैंड विल बी इलोंगेटेड, मींस उसकी शेप क्या हो रही है? चेंज हो रही है. सिमिलरली आप ये भी कह सकते हैं कि साइज को भी वो चेंज कर सकता है.
है, शेप को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए body. So these are basically the concept that are the effects of force of a body. So I have tell you about force and effect of force. What is the mathematical formation of force that we discussed here? आज तक हम mathematical form में force को क्या लिखते हैं? Mass into acceleration. This is the mathematical form of force. Means कि अगर किसी बॉडी के मास को उसकी एक्सेलरेशन से मल्टीप्लाई कर दे तो वी विल गेट देयर फोर्स. दिस इज अ मैथमेटिकल फॉर्म. एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? देखिए, मास विल बी मेजर्ड इन किलोग्राम, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो 1 किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज 1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. डायमेंशनल फॉर्मूला अगर आपको फोर्स का चाहिए तो दिस इज मास carrying m and acceleration l1 t minus 2 that we have discussed earlier. So m1 l1 t minus 2, this is the dimensional formula of force. तो ये mathematical form है. यहाँ तक हम पहुंचे कैसे कि F इक्वल टू एम ए कैसे आया, वो भी हम यहाँ आगे चलकर डिराइव करेंगे. कि आई होप कि ये आप लोगों को समझ आएगा. अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक. Now we will discuss laws of motion. Sir Isaac Newton has provided us about laws of motion. We will discuss the laws here. So students, there are 3 laws of motion. First law, second law, third law. जो first है वो first रहेगा, जो second है that will be always second, and third जो है वो third रहने वाला है. So we will discuss about first law of motion. क्या कहता है first law? If a body, आप ऐसे कह सकते हैं, a body at rest will remain at rest and a body in uniform motion, or we can say motion along a straight line, will remain in uniform motion until, जब तक an external force is applied on it. So this is the statement of first law of motion. कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई फोर्स ना अप्लाई किया जाए. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बुक टेबल के ऊपर लाई कर रही है तो वो बुक टेबल के ऊपर ही लाई करती रहेगी जब तक कि हम अपना तरफ से कोई फोर्स लगाकर उसको वहां से मूव ना करें. इसी तरह से डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हम लोग ऑब्जर्व करते हैं. सेकेंडली कह रहे हैं कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है, यूनिफॉर्म मोशन दैट वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर इन चैप्टर 2. तो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में अलोंग स्ट्रेट लाइन चल रही है तो उसको किसी फोर्स की जरूरत नहीं है. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वो उसी तरह से चलती रहेगी जब तक कि आप उसके ऊपर फोर्स लगा के उसके डायरेक्शन को या उसकी स्पीड को चेंज ना करें. तो इसका मतलब यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चलती है तो यूनिफॉर्म मोशन में चलने के लिए उसको कोई फोर्स की जरूरत नहीं होती. क्लियर स्टूडेंट्स? तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. नाउ व्हाट द सेकंड लॉ स्टेट? ये एक बार आप इनकी स्टेटमेंट नोट करते जाइएगा. वीडियो को पॉज करके आप इसकी स्टेटमेंट नोट कर सकते हैं. व्हाट इज द सेकंड लॉ? सेकंड लॉ स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, नेक्स्ट में मैं आपको लीनियर मोमेंटम भी समझाऊंगी, ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू external force applied on it. These are just the definition of Newton's second law. पहली बात तो न्यूटन को सेकंड लॉ को डिराइव करने की जरूरत क्या पड़ी? बिकॉज फर्स्ट लॉ ने न्यूटन फोर्स को डिफाइन तो जरूर किया बट उसकी मैथमेटिकली फॉर्म एक्सप्लेन नहीं कर पाया. सो मैथमेटिकल फॉर्म लेने के लिए सेकंड लॉ को डिफाइन किया गया. तो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड लॉ कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. व्हाट इज द लीनियर मोमेंटम? यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th आल्सो. कि लीनियर मोमेंटम क्या होता है? दिस इज डिनोटेड बाय p and p equals to mv. प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ ए पर्टिकुलर बॉडी इज नोन एज लीनियर मोमेंटम.
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम मींस dp by dt. This is directly proportional to the external force applied on the body. This is the statement of Newton's second law of motion. Today I am explaining only the statement of the laws of motion. इनके बारे में जो completely explanation है कि कैसे आया, कहाँ से हम इसको प्रोसीड करवा सकते हैं, कि कितनी वैल्यू आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर समझेंगे, लेकिन उससे पहले आपको स्टेटमेंट नोट करने हैं. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट थर्ड लॉ. थर्ड लॉ, all these laws are verified in our daily life students. आप इनसे सबसे फेमिलियर है अपने डेली लाइफ के अंदर. थर्ड लॉ इज एक्शन एंड रिएक्शन are equal and opposite. Action and reaction are equal and opposite. कहने का मतलब अगर कोई बुक एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर लाई कर रही है, मीन्स दैट बुक इज एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑन दैट टेबल, और वो टेबल भी उस बुक के ऊपर उतना ही फोर्स एक्सर्ट कर रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन में. तो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट. जो फोर्स टेबल लगा रही है बुक के ऊपर दैट इज द एक्शन फोर्स, और जो टेबल उसके ऊपर लगा रहा है बट इन अपोजिट डायरेक्शन दैट इज रिएक्शन फोर्स. मींस कि थर्ड लॉ को वेरीफाई करने के लिए देयर शुड बी द टू ऑब्जेक्ट. दो ऑब्जेक्ट होने चाहिए, जहां पर एक अगर एक्शन फोर्स लगा रहा है तो दूसरा उसके ऊपर क्या लगा सकेगा, रिएक्शन फोर्स. इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21 because force is a vector quantity, so I am putting here arrowhead 1 2 force acting on 1 due to 2. This is equal to negative is just for the opposite direction, force acting on 2 due to the value of 1. So this is the explanation of third law of motion. Now we will explain first law of motion completely. कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को से हम क्या क्या चीजें और डिराइव कर सकते हैं, ये कहाँ तक हमारे लिए बेनिफिशियल रहेगा. तो लेट्स सी, हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि जब तक आप एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी, और अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी. तो क्या यहाँ से आपको ये बात क्लियर नहीं हो रही कि न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस फोर्स. देखिए, how can you say Newton's first law defines force? This is an important topic. कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को क्यों डिफाइन करता है, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ पूरी तरह से डिपेंड हो गया फोर्स पे. वो कह रहा है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है यूनिफॉर्म मोशन आपने जरूर मेंशन करना है, तो वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी जब तक क्या ना लगाया जाए उसके ऊपर फोर्स. और फोर्स को हम क्या डिफाइन करते हैं कि फोर्स ही वो एजेंट है, फोर्स ही वो एक्सटर्नल पुश और पुल है जो एक रुकी हुई बॉडी को मोशन में ला देगा और एक मूव करती हुई बॉडी को रोक देगा या रोकने की कोशिश करता है. तो इन दिस वे न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइन फोर्स. क्लियर. अब यहाँ से एक और बात हमारे सामने आती है स्टूडेंट, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहती है, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहती है, यानी कि बॉडी अनएबल है कि वो अपने आप अपना पोजीशन चेंज नहीं कर पाएगी. समझ रहे हो मेरी बात को. हम कह रहे हैं कि फर्स्ट लॉ कहता है कि रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी जब तक फोर्स ना लगे. तो हमने कहा कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ ने फोर्स को डिफाइन कर दिया, क्योंकि फोर्स ही वो एक्सटर्नल एजेंट है जो उसको मोशन में लाएगा या उसके रेस्ट की सिचुएशन को चेंज करेगा. यहाँ से ये कंक्लूजन भी तो निकलता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहिए. क्यों? बिकॉज बॉडी इज अनएबल टू चेंज इट्स पोजीशन बाय इटसेल्फ. अपने आप वो बॉडी अपनी पोजीशन को, अपनी सिचुएशन को चेंज करने के एबल नहीं है, सो वो ऐसा कर रही है. और बॉडी की इस अनएबल कंडीशन को, इनएबिलिटी को क्या कहा जाता है, इनर्शिया. सो वी कैन से कि न्यूटन फर्स्ट लॉ आल्सो डिफाइंस इनर्शिया. न्यूटन फर्स्ट लॉ डिफाइंस इनर्शिया और लॉ ऑफ इनर्शिया. वी कैन से कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है. ये आपको जो चीजें हैं वो एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि कैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन कर रहा है और कैसे न्यूटन का फर्स्ट लॉ इनर्शिया को डिफाइन कर रहा है. इससे पहले वी विल डिफाइन इनर्शिया. द इनएबिलिटी ऑफ ए बॉडी ड्यू
which it cannot change its position of rest or uniform motion by itself is known as inertia. अपने आप अगर बॉडी नहीं चेंज कर सकती, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट अपोजेस द चेंजेस। बॉडी चाहेगी कि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे, यूनिफॉर्म मोशन में तो यूनिफॉर्म मोशन में रहे। तो इनर्शिया को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर आप एक्सटर्नल फोर्स उसके ऊपर लगा रहे हैं तो बॉडी उस फैक्टर को अपोज करती है, और बॉडी की ये प्रॉपर्टी जिसके कारण वो एक्सटर्नल फोर्स को अपोज कर रही है, दिस इज ऑल्सो नोन एज इनर्शिया। तो दोनों ही वे से आप इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इनर्शिया। Now come to the point कि what are the types of inertia. Inertia is of three types: inertia of rest, inertia of motion, and inertia of direction. Let us discuss one by one of these types of inertia. First is inertia of rest. Inertia of rest का मतलब कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी, और we can say if a body is in rest position then it is unable to change its position of rest. जैसा आप चाहें दोनों ही वे से इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो अनएबल है कि वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को चेंज कर दे, और वी कैन से कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगी। हम अगर बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो वो उसको अपोज करेगी। Let us clear this with an example. The familiar example that you have आप अपनी लाइफ में ऑब्जर्व करते हैं वही एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेकर चलूंगी। सपोज वी आर मूविंग इन ए बस, हम एक बस के अंदर बैठे हैं, तो हमारा जो लोअर पोर्शन होगा, सपोज अवर जो लेग्स हैं, हमारे जो फुट हैं, दीज आर इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। वो बस के फ्लोर के साथ डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, यानी कि हम अगर बस के अंदर बैठे हैं, हमारी बॉडी रेस्ट में है, लेकिन हमारा जो लोअर पोर्शन है दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। क्लियर? अब बस स्टार्ट हो गई सडनली द बस स्टार्ट। जैसे ही बस स्टार्ट हुई हमारी बॉडी को एक धक्का लगेगा, किधर? बैकवर्ड, वी विल फॉल बैकवर्ड। दूसरा कंडीशन ले लीजिए, जैसे आप हॉर्स राइडिंग करते हैं, आपने किसी हॉर्स राइडर को देखा हो, वो अपनी बॉडी को रखता है हॉर्स के ऊपर, सडनली द हॉर्स स्टार्ट एंड हिज अपर पोर्शन फॉल बैकवर्ड। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो लोअर पोर्शन है दैट इज इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस। जैसे ही बस सडनली स्टार्ट होगी, लोअर पोर्शन उसके साथ जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था वो मोशन में आ जाता है, ठीक है। लेकिन अपर पोर्शन का क्या हुआ? अपर पोर्शन उस मोशन को अपोज करेगा बिकॉज इट वांट्स टू रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू इट्स प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अपर पोर्शन चाहता है कि वो मोशन में ना आए, वो जैसा है वैसे ही रहे। इस वजह से अपोज करने की वजह से बॉडी बैक, ठीक है। तो इस वजह से हमें पीछे की तरफ एक झटका लगता है जिसको हम कहते हैं कि इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर? नाउ वी विल डिस्कस इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो चाहेगी कि वो यूनिफॉर्म मोशन में रहे, ठीक है। अपने आप वो अपनी पोजीशन को चेंज भी नहीं कर सकती, और अगर आप उसके ऊपर फोर्स लगाकर उसका पोजीशन चेंज करना चाहेंगे तो इट विल अपोज दैट, वो उसको अपोज करेगी। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, अब हम बस में मूव कर रहे हैं, हम बस में मूव कर रहे हैं मीन्स अभी भी हमारा लोअर पोर्शन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है बस के फ्लोर के साथ। अब सडनली बस को क्या होना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा, तभी हमारा ये टॉपिक इसके अनुसार हमारा एग्जाम्पल क्रिएट होगा। सडनली द बस स्टॉप्स, बस रुक गई, तो अब अपर पोर्शन फिर से अपोज करेगा क्योंकि वो तो मोशन में था, अब वो मोशन में रहना चाहेगा। रेस्ट में कौन था? सॉरी, मोशन में लोअर पोर्शन था जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में था। जैसे ही बस रुकी, लोअर पोर्शन तो रेस्ट में आ गया, लेकिन अपर पोर्शन कहता है कि भैया मुझे तो मोशन में रहना है, तो अगर वो उस चीज को अपोज करेगा तो वी विल फॉल फॉरवर्ड। क्लियर? आपने देखा भी होगा कि चलती हुई बस से जैसे ही आप उतरते हैं, हमारा जो हम आगे की तरफ गिरते हैं, ठीक है, हम आगे की तरफ गिरते हैं, हमें चोट लगती है, इंजरी होती है। वो इसीलिए क्योंकि पैर तो जैसे ही नीचे रखे जाते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होता है फ्लोर के साथ, वो रेस्ट में आ जाते हैं, लेकिन अपर पोर्शन जो कि उसको अपोज करेगा दैट विल फॉल फॉरवर्ड। क्लियर? इसीलिए जब भी आप चलते हुए बस से कभी उतरते भी हैं, वैसे तो उतरना ही नहीं चाहिए,
जैसे ही अगर आप उतरते हैं तो कभी भी आगे की तरफ दौड़ने की कोशिश ना करें, आप थोड़ा सा पीछे की तरफ हटने की कोशिश करें, या जब भी आप उतरते हैं तो दौड़ते हुए उतरें, अपनी बॉडी को मोशन में रखते हुए उतरें, ताकि हमारा जो मोशन है वो उसको बैलेंस कर दे और हमें आगे की तरफ जाकर ना लगे। तो दिस इज द फंडा ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या कहता है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी में रहना चाहिए। अगर आप फोर्स लगाकर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसको अपोज करेगी। कैसे इसको क्लियर करेंगे? देखिए, पहले तो आपने इसको डिफाइन करना है कि बॉडी जिस डायरेक्शन में है उसी में रहना चाहती है, लेकिन अगर हम कुछ करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो उसको अपोज करती है। इसका एक एग्जाम्पल ये भी कहा जा सकता है स्टूडेंट्स कि आपने कभी मड से सना हुआ कोई टायर देखा भी होगा। अपने घर पे ऑब्जर्व कीजिए, लेट्स योर बाइक या अपनी स्कूटी का जो टायर है वो सना हुआ है कीचड़ से। आप खुद उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो आप स्टैंड लगाकर उसको खड़ा कर दीजिए, स्टार्ट कीजिए, रेस दीजिए। रेस देकर पिछले टायर को ऑब्जर्व कीजिए। आपको लगेगा कि जो मड से सना हुआ हमारा जो टायर था, जो ये व्हील था जिसके ऊपर कीचड़ लगा हुआ था, जैसे ही आपने इसको मोशन दी, यानी कि आपने अपनी स्कूटी को स्टार्ट किया, फोर्स लगाया, ये मोशन में आया, तो जो मड था दैट विल फॉल टेंजेंशियली। जो मड था वो कैसे गिरेगा? टेंजेंशियली। क्या ही कभी ऐसे वर्टिकली डाउनवर्ड गिरता है? नहीं, कभी भी ऐसा नहीं गिरेगा। मड विल फॉल टेंजेंशियली, दोनों ही साइड कीचड़ इसी तरह से गिरेगा। दूसरे एग्जाम्पल आप ये भी कह सकते हो, जब भी आप शार्पनिंग कराते हैं अपनी नाइफ को या सीजर को, तो आपने देखा होगा कि वहां पर स्पार्क प्रोड्यूस होते हैं। जैसे ही शार्पनिंग करता है वो व्हील के ऊपर, तो वहां पर स्पार्क्स निकलते हैं, और स्पार्क्स के जो मूव करने की डायरेक्शन होगी दैट इज ऑलवेज टेंजेंशियली। टेंजेंट तो आप लोग समझते हैं ना। तो जैसे ही आप अपने स्पार्क्स को ऑब्जर्व करेंगे दे विल मूव टेंजेंशियली। तो ऐसा किस लिए? दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो यहाँ तक हमने आज कर लिया कि फोर्स क्या है, लॉज ऑफ मोशन की जस्ट आपने स्टेटमेंट की है, लेकिन फर्स्ट लॉ को मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। फर्स्ट लॉ से हमारा क्या क्या बेनिफिट हो गया कि फर्स्ट लॉ हमें फोर्स के बारे में डिफाइन करना सिखाता है, फर्स्ट लॉ हमें इनर्शिया के बारे में डिफाइन करना सिखाता है। इनर्शिया जो कि हमारे लिए बिल्कुल नया कंसेप्ट था, दैट इज ऑल्सो डिराइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फिर हमने पढ़ा कि इनर्शिया की टाइप्स क्या होती हैं, एंड दिस इज द स्माइली फेस फॉर ऑल ऑफ यू, कि ये वीडियो देखकर आप लोगों के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाए, आपको लगे कि दिस ऑल टॉपिक्स हैव क्लियर फ्रॉम अस। वो सारे के सारे टॉपिक हमारे माइंड में अच्छे से क्लियर हो गए हैं। रट्टाफिकेशन आपने बिल्कुल नहीं करनी है, चीजों को समझना है। यही नहीं है कि जो एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया आपने वही रट लेना है, नो। आपने अपने डेली लाइफ से ऑब्जर्व करते हुए चीजों को समझना है कि यहाँ पर ये एप्लीकेशन हो सकती है, यहाँ पर इनर्शिया ऑफ रेस्ट हो सकता है, यहाँ पर इनर्शिया ऑफ मोशन हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।